आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे। तो ISA 701 हमें क्या बताता है कि की ऑडिट मैटर्स कौन से होते हैं। सर, की ऑडिट मैटर्स का एक सेपरेट सेक्शन बनता है आपके बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद, और ये वो वाले मैटर्स होते हैं जो कि ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड। ऑडिटर की फाइनेंशियल प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट थे इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट ईयर, प्रायर पीरियड नहीं। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो सकता है कि एक ड्राफ्ट आपको की ऑडिट मैटर का सेक्शन दिया और उसमें बोला हो कि जो है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट एंड प्रायर ईयर्स, तो आपने उसको जो है वो नीचे रिक्वायरमेंट में होगा कि क्रिटिकली एनालाइज, तो आपने उसको बताना है कि की ऑडिट मैटर आर ओनली रेलिवेंट टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड। सर, ये क्यों होता है? ये ताकि होता है कि आपके कम्युनिकेटिव वैल्यू इंक्रीज़ हो सके, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो सके ऑडिट रिपोर्ट में। आपके जो भी होते हैं टॉपिक्स जो कि ज़्यादा ऑडिटर टेंशन मांगते हैं, जो कि जो है उनमें ज़्यादा ऑडिटर का एफर्ट लगता है, ज़्यादा जजमेंटल बेस्ड होती हैं, तो हमने फिर जो है शेयर होल्डर्स को बताना होता है कि यार ये मैटर क्यों की ऑडिट मैटर है, ये शेयर होल्डर के उसमें हम क्यों लाना चाह रहे हैं अटेंशन में, और उसके बाद हमने इस मैटर को एड्रेस कैसे किया। मतलब एक काम में हमारी खपाई हो रही है, हमारा टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली हम बताएंगे कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉप था, पार्ट था, हमने इसको एवं नहीं छोड़ दिया, हमने बताया है। तो ये जो है इसको हम देखते हैं। पर्पस क्या है? इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेटिव वैल्यू। और ये जो है इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑडिट मैटर are matters that in auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statements of current period। आपका ऑडिटर मीटिंग करता है दोस्त चार्ज विद गवर्नर्स के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस करता है, तो की ऑडिट मैटर्स आर चोजन फ्रॉम टॉपिक्स डिस्कस्ड विद दोस्त चार्ज विद गवर्नर्स। दोस्त चार्ज विद गवर्नर्स के साथ जो आपने टॉपिक्स कम्युनिकेट किए होंगे, मैटर्स उनको कम्युनिकेट किए होंगे, उनमें से ही आप की ऑडिट मैटर चूज़ करते हो। सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोस्त चार्ज विद गवर्नर्स। सर, अब इसको ये नहीं कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा है एक उसकी एलिमेंट की, तो आप उसको की ऑडिट मैटर बना दोगे, ऐसा नहीं है, उसकी क्वालिटी भी देखनी होती है। जिस तरह अब आप कह लो कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल थे, ठीक है, रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये नहीं कि अब आप ऐसे ही उसको उठा दो, आपने देखना है कि वो इंक्लूजन क्राइटेरिया मीट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है, कंपनी एक्सपोर्ट करती है और उसके जो हैं ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जो क्रेडिट सेल्स भी करती है कंपनी, तो यूरोप में उनका कोई कस्टमर है, तो आप देखते हो कि यार कि जो ट्रेड रिसीवेबल का 45% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एक कस्टमर से हैं, और वो कस्टमर की आपको पता चलता है कि यार कि वो कस्टमर की पेमेंट डिले हो गई है। अब उससे अब कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, गोइंग कंसर्न इशू आ सकता है कि यार आपने जो बाकी जो इतने ज़्यादा मैटर्स होते हैं, सैलरीज वगैरह देनी होती है, पेमेंट्स, लोन इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, और बड़ी आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, LC ऑब्लिगेशंस होती हैं आपकी, तो लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्लिगेशंस, तो आप वो कहाँ से फुलफ़िल करोगे? ऐसा तो नहीं कि कंपनी फिर 12 महीने बाद ठप हो जाए। तो आप मैनेजमेंट से पूछते हो कि यार ये क्या सीन है फिर इसका। मैनेजमेंट आपको कहती है सर ये जो है ये कस्टमर जो है वो लेट ही पे करता है, तो आप लेकिन उसके हिस्टोरिकल पेमेंट्स देखते हो, उसके साथ हिस्टोरिकल डीलिंग्स देखते हो, तो कस्टमर जो है वो नॉर्मली टाइम पे जो उसका क्रेडिट पीरियड है उसमें पैसे दे देता है, लेकिन इस बार उसने नहीं दिए। इसका मतलब कि कोई रिस्क है। आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हो कि भाई तुमने पेमेंट फॉलो अप ईमेल लिखी, तुमने लीगल नोटिस भेजा उसको, तो कस्टमर का आगे क्या रिप्लाई आया है? ऐसा तो नहीं कस्टमर का वेग सा रिप्लाई आया है या पेमेंट एक्सटेंशन रिक्वेस्ट का वो कह रहा है। तो या फिर जो है आप भेजते हो
एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते हो तो आपको जो रीस्ट्रक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, जो डिस्ट्रेस्ड कंपनीज़ के लिए कोर्ट ने हायर किया होता है, तो वो आगे से आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की जगह वो आगे से ईमेल भेज रहा होता है कि तो फिर हमें जो है पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि कंपनी के साथ जो है कस्टमर के साथ कोई इशू चल रहा है, कोई जो है लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं, या कस्टमर आपको खुद ही बता दे कि यार कस्टमर आपको बोले कि हमारे जो हैं लिक्विडिटी इश्यूज चल रहे हैं, या फिर हम रीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेशंस में हैं। कस्टमर ने ये बोला, आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि यार ये तो नहीं तुम्हें पैसे देने वाला, तो अब बताओ कि 45% रिसीवेबल्स हैं, बोथ है एक जो है मेजर अमाउंट है, तो ऑपरेशंस कहाँ से कंटिन्यू करोगे? आपके जो है सरफेस पे आपने क्रेडिट सेल्स तो कर दी, सरफेस पे ये भी दिखा दिया कि यार बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी जा रही है आगे, आपके एक्सपेंशन प्लान्स भी आपने खोल के रखे हुए हैं, किधर से फुलफ़िल करोगे? बैंक जो है जब आपको लोन देता है तो वो एक आपको कंडीशन कभी कभी लगा देते हैं, उन्हें कहते हैं बैंक कोवेनेंट्स। तो बैंक कोवेनेंट्स में ये होता है कि आपकी करंट रेशो जो है 1.2 से नीचे नहीं जानी चाहिए, या जो भी बैंक्स जो है कुछ कहती हैं कि गियरिंग रेशो जो है एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर, एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर ना हो। तो वो जो है लोन कोवेनेंट्स कहाँ से मीट करोगे? लोन मेच्योरिटी पे जाएगा तो रीन्यू बैंक करेगा कि नहीं करेगा? तुमने ये सारा डिस्कस किया हुआ बैंक से या डिस्कस नहीं किया हुआ? तो आपको मैनेजमेंट कहती है कि सर ये जो है आप सोचो उस कंपनी का ऑडिटर हो, मैनेजमेंट कह रही है कि ये है ट्रेड रिसीवेबल्स हमने इंश्योर कराए हुए हैं, तो आप कहते हो ठीक है हम इधर आ जाते हैं। आप देखते हो कि यार ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस है, आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है, या आपका रिसीवेबल इंश्योरेंस है। ठीक है, कस्टमर जब बैंकरप्ट हो जाता है तो फिर आप उसके जाके देखोगे कि यार जो कंडीशंस क्या लगाई हुई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने कोई कंडीशन लगाई हो कि यार जो आपने नोटिफाई करना है हमें, तो वो एक स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग टाइमलाइंस में नोटिफाई करना है। तो आपने देखना है कि कहीं जो है मैनेजमेंट ने लेट नोटिफिकेशन तो नहीं भेजी, कभी कभी जो है वो आपकी लिमिटेड, ठीक है, आपकी लिमिट लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि जो हम एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर का ट्रेड रिसीवेबल जो है वो इंश्योर नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आपने फिर ये भी चेक करना है कि पिछले साल कितना माल मंगवाया था कस्टमर ने, इस साल ये तो नहीं कि ज़्यादा जो है कस्टमर ने और ज़्यादा जो वो की आपको सप्लाई मंगवाई है, तो अगर वो उस कंडीशन से ही बाहर निकल गया, वो ट्रेड रिसीवेबल उस लिमिट से बाहर निकल गया, तो फिर क्या करना है? कभी कभी जो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम चलो आपको जो है 60% जो लॉस होगा वो हम बेयर कर लेंगे, बाकी जो 40% है वो नहीं करते। तो नॉट ऑल लोन इज सिक्योर्ड। देखना है कि कंडीशन ब्रीच हुई है कि नहीं, उनसे पूछना है सारा कि यार ये आपका जो है प्लान क्या है, उनकी गोइंग कंसर्न असेसमेंट देखनी है, उनका देखना है कि डाटा रिलायबल है, उनकी फोरकास्ट कैश फ्लो फोरकास्ट रिलायबल है कि नहीं, उनके बैंक लोन कोवेनेंट्स जो है सर्टेन अमाउंट को से नीचे तो नहीं जा रहे। फिर आपने ये भी देखना है कि उस इंश्योरेंस कंपनी की क्या पॉलिसी है, ये तो नहीं कि वो जो है ये चेक करने में कि सही जो अगर ये चेक करने में ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड लगा रही है कंपनी, कैसी कह रही है कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल डूब गया तो हमें जो है जो हमने इंश्योरेंस कराई हुई थी, ये तो नहीं 9 to 12 months वो ले रही है सिर्फ ये चेक करने में। हमने फिर ये देखना है कि यार जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना है, हमने क्लेम फाइलिंग्स को चेक करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद इशूअर देखनी है, लीगल ओपिनियन, फिर हमने जो है लीगल काउंसलर जो होगा लीगल ओपिनियन लेनी है एडमिसिबिलिटी क्लेम्स के रिलेटेड। उसके बाद हमने ये देखना है कि इशूअर जो है एक्नॉलेज भी कर रहा है क्लेम को कि नहीं कर रहा, उसके साथ जो है कोई पुराना अगर कोई केस ऐसा हो तो प्रायर सेटलमेंट देखनी है, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हमने देखनी है। तो ये सारा कुछ आपने देख लिया। फिर आपको पता है कि IFRS 9 क्या कहता है। IFRS 9 पहले तो क्या होता है, जो है फाइनेंशियल एसेट से डील करता है, वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट, और एक एंटिटी अपनी बुक में एसेट रिकॉर्ड करती है, एक एंटिटी अपनी बुक में लाइबिलिटी रिकॉर्ड करती है। तो जब आपने वेट नहीं करना होता कि यार कस्टमर आपको ऑफिशियली बोलेगा कि यार ये हम पेमेंट रिफ्यूज़ कर रहे हैं आपको पेमेंट, आपने जो है जब आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आता है, तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आ गया, इसका मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल आपका इम्पेयर हो गया, तो फिर आपने जो है फाइनेंशियल एसेट की इम्पेयरमेंट भी रिकॉर्ड करनी होती है। इंडिकेटर्स क्या होंगे इसके? इंडिकेटर्स यही होंगे कि कह लो कि जो आपका जो है फॉरेन कस्टमर और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेड रिसीवेबल है,
कस्टमर जो है अब इंसॉल्वेंसी इश्यूज़, कोई लिक्विडिटी इश्यूज़ फेस कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इश्यूज़ भी हों, लेकिन लेकिन हमारा तो हो गया ना, हमारे लिए तो मसला आ गया ना, क्योंकि हम अब कंपनी ने जिस तरह मैंने बताया कि हो सकता है कि वो एक्सपेंड भी करी हो, तो कहाँ से आएंगे, कलेक्शन तो डिलेड होगी ना आफ्टर ईयर एंड। और IAS 1037 क्या कहता है कि जब आपको, ठीक है, आपने डिस्क्लोजर वगैरह भी देना होता है, आपने एडजस्टिंग इवेंट से डील करता है कि जब कंडीशंस ईयर एंड से पहले एग्जिस्ट कर रही थी तो इसका मतलब एडजस्टिंग इवेंट हुआ ना, तो फिर आपने सारा देखना होता है, हिस्टोरिक डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस जो है पास्ट डेट में, कि कंपनी को अगर कोई पहले डिफ़ॉल्ट आए तो कंपनी ने कैसे उसका जो है डील किया, उसने इकनॉमिक कंडीशंस देखने, आपने यूरोप का आपका जो था ना कस्टमर जिसके साथ हमने की थी, तो वो देखने हैं। तो अब इतना हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो फिर हम शेयर होल्डर्स को बताएंगे ना कि अभी लिक्विडिटी इश्यूज़ आई नहीं है, फिर हम जो है हम स्ट्रेस टेस्टिंग भी करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग में ये भी होता है कि अगर कस्टमर ने पैसे दिए ही नहीं, या तो अगर आपको जनवरी में आपका फोरकास्ट है कि आप 120 मिलियन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका अभी तक जो है फॉर एग्जांपल कह लो कि आपको सिर्फ 80 मिलियन रिसीव होता है, तो बाकी का क्या करोगे? तो कस्टमर आपको बताएगा कि हमारे जो है बैंक के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमारा जनरल फंड्स भी पड़े हुए हैं, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, तो वो अगले 12 महीने कंपनी चल सकती है, नहीं तो फिर क्या लिक्विडिटी बेसिस पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो ये सारा जब हम चेक करेंगे, इतनी खपाई वाला काम है, इतना जजमेंटल काम है, ठीक है, इतनी ज़्यादा जजमेंट उस पर लगती है, तो फिर हमने शेयर होल्डर्स को बताना है या शेयर होल्डर्स को हम नहीं बताएंगे? बताएंगे ना ऑब्वियसली कि यार ये इशू था, कि वाई दिस इशू वो सिग्निफिकेंट, हाउ वी एड्रेस दिस इशू, और वो व्हाट द इशू एक्चुअली वॉज, ये हमने सारा की ऑडिट मैटर सेक्शन में भी शेयर होल्डर को बताना होता है। जिस तरह अगर आपका जो है रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी हो, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनको बताएंगे कि यार इसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट लगती है और ये एक सब्सटेंटिव पोर्शन बना रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और हमने ये भी बताना है कि द कंपनी जो है उसने रिकॉर्ड किया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी रीवैल्यूड अमाउंट्स पे, तो इसको हमने की ऑडिट मैटर इसलिए आइडेंटिफाई किया है कि जजमेंटल नेचर क्या है, वैल्यूएशन जो है डिपेंड करती है एजम्पशंस पे और फ्यूचर मार्केट कंडीशंस पे। फिर हमने बताना है कि हमने असेस कैसे किया, जो एक्सटर्नल आपका एक्सपर्ट था, एक्सटर्नल आपका इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट था, हमने असेस किया उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, हमने ऑब्टेन की और रिव्यू की रीवैल्यूएशन रिपोर्ट, हमने ये अजम्पशन और मेथोडोलॉजी जो मैनेजमेंट ने अप्लाई की हुई है उसके रिलेट किया। जब आप रीवैल्यू करते हो किसी चीज़ को, तो ऑल क्लास ऑफ एसेट्स को रीवैल्यू करते हो, ये तो नहीं कि मैनेजमेंट ने जो है अगर 9 आउटलेट्स है तो 3 आउटलेट्स को रीवैल्यू किया हुआ है, बाकी को रीवैल्यू किया ही नहीं हुआ। या अगर आपने, ठीक है, तो इसी तरह करते करते फिर आपने जो है रेलेवेंस और एक्यूरेसी ऑफ डाटा चेक करना है, और आपने फिर जो है देखना है कि करेक्ट अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड जो करेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई हुए हैं कि नहीं, और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, ये आपने सारा जो है वो बताना होता है शेयर होल्डर को। तो इसलिए ये अब आया कि नहीं आया कि ऑडिट मैटर्स को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ऑब्वियसली। तो फिर हम उसको अपने जो है बताएंगे सारा कि ऑडिट मैटर जो है वो। और ये भी है कि आपका जो क्वालिफाइड ओपिनियन होता है ना, ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन, तो उसका एनी मैटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एनी मैटर गिविंग राइज टू क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन भी, ठीक है, इस बाय नेचर इज, अब ये लाइन याद रखनी है, इस बाय नेचर की ऑडिट मैटर। ठीक हो गया सर। और हमने फिर आगे ये भी लिखना है कि इंक्लूडिंग की ऑडिट मैटर्स दिस, ठीक है, हमने ये भी बताना है कि हमारा ओपिनियन जो है इनसे इनसे जो है हमारा ओपिनियन जो है हमने की ऑडिट मैटर्स को एज अ होल देखा है। सो एक सेपरेट ओपिनियन ही हम इन पे दे रहे, आर ओपिनियन वॉज बेस्ड आफ्टर वी चेकड ऑल द की ऑडिट मैटर्स। एंड जब आप एडवर्स ओपिनियन बता रहे होगे तो आपने ये भी बताना है कि टेलिंग की ऑडिट मैटर्स या इंक्लूडिंग की ऑडिट मैटर्स डज नॉट इंक्रीज द credibility and reliability of the financial reports, ये भी बताना आपने।
उसके बाद जब आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है, ठीक है, जब पिछली क्लास में हमने देखा है कि जब बहुत सब्सटेंशियल स्कोप लिमिटेशन होती है तो हम क्या करते हैं, ओपिनियन डिस्क्लेम कर लेते हैं, वी डू नॉट गिव एन ओपिनियन, हम ये कहते हैं। तो इस केस में ISA 701 प्रोहिबिट्स, ठीक है, ये बड़ा उसने क्लियरली बता दिया, प्रोहिबिट्स की ऑडिट मैटर सेक्शन कैम। ठीक हो गया सर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर 1000 अगर जो है कंपनीज के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा 1000+ लिटिगेशन केसेस चल रहे हैं, 1000+ लिटिगेशन केसेस चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि यार इतने ज़्यादा जो है अब इनके क्या करना है, इनको हमने एज ए की ऑडिट मैटर बताना है। तो हर केस जो है, हर लिटिगेशन केस की ऑडिट मैटर नहीं होता। अब कह लो कि अगर आपका लेबर केसेस हैं जिस तरह की रॉन्गफुल जो टर्मिनेशन हुई है, वो आपके एम्प्लॉय आपके कंपनी पे केस करा देता है, अनफेयर, ठीक है, वो कहता है कि मुझे प्रॉपर नोटिस नहीं दिया, या फ्रॉड का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया और कोई एविडेंस ही मिला, तो आपका जो एम्प्लॉय होगा वो कंपनी के ऊपर केस करा सकता है। इसे कहते हैं जो है, इसे कहते हैं लेबर केसेस। या फिर एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, जो आपकी ग्रेजुटी होती है वो अनपेड है, या उसकी अमाउंट जो है सही से कैलकुलेट नहीं की हुई, या फिर जो है वर्क प्लेस इंजरी है, तो उसने कहा कि ये जो इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो मुझे कंपनसेट करें। तो लेकिन ये जो हैं, ये लिटिगेशन केसेस की ऑडिट मैटर नहीं है। क्यों नहीं है की ऑडिट मैटर? क्योंकि ये बड़े रिपीटेटिव होती हैं, हर साल कंपनी बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस से गुजरती है। वो इनका जो हिस्टोरिक जो होता है सेटलमेंट होती है, बड़ी कंसिस्टेंट होती है, लीगल प्रेसिडेंट जो होता है वो स्ट्रांगली फेवर करती है कंपनी को, ठीक है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लो होती है। तो जब आप इतना ज़्यादा आपको चीज़ें पता है इसके बारे में, आपको फिर रिजल्ट भी पता चल जाएगा, इतना जजमेंट नहीं इसमें लगती, तो ये की ऑडिट मैटर आएगा नहीं आएगा। हम अगर इसको की ऑडिट मैटर डालेंगे तो शेयर होल्डर्स ने कहना है कि यार केस हुआ था और वो जो है हम जीत सकते हैं, तो शेयर होल्डर्स ने कहना है कि यार, तो फिर रिपोर्ट पहले इतनी लंबी होती है, ये ऐड करने की क्या ज़रूरत है, हमें जो है मेन चीज़ बताओ कि यार कोई सही वाला की ऑडिट मैटर बताओ। लेकिन अगर एक की ऑडिट मैटर है, जिस तरह जो है 2011 में केस चला था फार्मास्यूटिकल कंपनी का, अल्फला फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है, तो उसमें जो है अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाए और ड्यूरिंग द ईयर जो है आखिरी 3 महीने अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए, आप जो है जो आप अपनी मेडिसिन बनाते हो, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं हो सकते। तो अब ये इतना जो है, और उसकी वजह से अगर आपके ऊपर आपने कोई मेडिसिन सप्लाई की है और किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, अथॉरिटीज़ वाले सो रहे थे, अगर उनको पता नहीं चला, या बाद में अथॉरिटीज़ वाले कहते हैं कि यार कि ये तो आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, ठीक है, तो या फिर आपने उस दौरान सेल की है मेडिसिन की, तो वो जिसको सेल किया है उसको पता चले तो वो आपके ऊपर लिटिगेशन केस करा दे, तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। तो गोइंग कंसर्न इशू आ जाएगा। तो फिर तो ये जब होता है ना, इतना मेजर जब लिटिगेशन केस आ जाता है, तो आपने फिर उससे आप सारा रिसर्च करोगे कि यार कि क्या तुम लोगों ने अथॉरिटी को नोटिफाई किया था कि हमारा होने लग गया, पीरियड एक्सटेंड करने का वो किया, आप सारा जो है वो सारा रिपोर्ट रिव्यू करोगे, उनकी एफर्ट्स को रिव्यू करोगे, मैनेजमेंट से पूछोगे कि यार कि तुम लोगों ने या तो ऑपरेशन सीज़ कर दिए होंगे, तो रेवेन्यू फिर किधर से आएगा बाकी ऑपरेशंस के लिए जो, तो वो आपको बताएंगे कि ये पहले ही बात की हुई है अथॉरिटी वालों से कि हम जो है अपने ऑपरेशन, उन्होंने कहा है कि आप अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं विद इन द ईयर। तो फिर सारा हम देखेंगे और फिर इसको हम बताएंगे कि यार ये की ऑडिट मैटर है, क्योंकि इसमें सब्सटेंशियल जजमेंट हमारी लगी थी और सब्सटेंशियल टाइम लगा था। इसका हम आगे जाके अच्छा, जो लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं ना, की ऑडिट मैटर किस में आता है, लिस्टेड कंपनीज़ के लिए ये होता है मैंडेटरी। अगर लिस्टेड कंपनीज़ में कोई की ऑडिट मैटर नहीं भी है, फिर भी हम जो है एक सेपरेट सेक्शन बना के बोलेंगे देयर आर नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट। और कोई अदर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो अगर जो है लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर करती है तो फिर हम की ऑडिट मैटर सेक्शन डालेंगे, वरना मैंडेटरी नहीं है। या ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में या ऑडिटर की ओपिनियन में की ऑडिट मैटर इधर आना चाहिए, तो फिर हम दूसरी कंपनीज़ के अदर एंटिटीज़ के रिलेटेड हम की ऑडिट मैटर डाल सकते हैं।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यूज़र्स को पता चले कि सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज़ क्या हैं, उनकी जो है इंसाइट इंप्रूव हो जाती है, ऑडिट जो हमारा फोकस है उनको पता चल जाता है कि ज़्यादा फोकस किधर आए। इसमें हम सेपरेट ओपिनियन नहीं देते और ठीक है, इससे जो है रिलायबिलिटी, अगर आपका एडवर्स ओपिनियन है तो हम इससे रिलायबिलिटी नहीं इंक्रीज़ होती, बस इंपॉर्टेंट मैटर्स पता चलती हैं। हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, प्रोवाइड इंसाइट इनटू ऑडिट फोकस, ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन। अब डिटर्मिनिंग की ऑडिट मैटर्स, इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है, फैक्टर्स क्या हैं, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए बिफोर इंक्लूडिंग की ऑडिट मैटर। तो वो ये एरियाज हो सकते हैं हायर रिस्क एरियाज, रिस्क ऑफ जिनका रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होगी, और वो किधर पता चलता है हमें, ISA 315, एरियाज विथ हायर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एज आइडेंटिफाइड अंडर ISA 315। ISA 315 क्या कहता है कि एंटिटी, कोई भी एंटिटी का आप ऑडिट करने जा रहे हो तो उसकी इन्वायरमेंट देखो, ठीक है, उसके ऑपरेशंस देखो और उसके एंटिटी के कंट्रोल्स देखो। सर आपका जो है कह लो कि एक नया CFO है जिसकी कंडीशन ये है, जिसको जो है आपने हायर किया कॉन्ट्रैक्ट में, ये है कि जितना टारगेट अचीव होगा उतना उसको बोनस मिलेगा, प्रॉफिट रिलेटेड बोनस उसका है। तो हमें पता चल जाएगा, हमने जो है हमें पता चल जाएगा कि ईयर एंड पे हमने देखनी है कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर जो ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई कि इस तरह के कोई प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के लिए ताकि बोनस मिले। तो वो फिर बाद में जब ईयर एंड ख़त्म हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्या बात है जी आपका, लेकिन बोनस मिल जाएगा, अगले साल की हेडेक अगले साल। तो आपने फिर देखना है कि तो आपने जो है ये आपको इस तरह बताता है कि रिस्क असेस कैसे करना है। या फिर एक कंपनी जो है जिसका इंपोर्ट का वो है जो है इंपोर्ट करती है, उसको ऑपरेशन हमने समझे, तो अगर हर साल 50 मिलियन 50 मिलियन 50 मिलियन की उसकी जो है सेल हो रही है, तो लेकिन अगर जब हमने इन्वायरमेंट देखा तो आखिरी 3 महीने में इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा हुआ था, तो हम वहाँ पे हम उसको पकड़ लेंगे कि यार ये तुमने जो है ये जो आखिरी 3 महीने तुम्हारा जो है, ये जो तुमने 50-50 मिलियन रिकॉर्ड किया हुआ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तुमने क्यों रिकॉर्ड किया हुआ है, कैसे रिकॉर्ड किया हुआ है। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यार ये जो एरिया है ये बड़ा रिस्की है, इधर इंक्रीज फोकस लगेगा हमारा, इधर हमारी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लगेंगी, तो हमें पता चल जाएगा। या फिर जो है हमें ये भी पता चल सकता है एक सिर्फ CFO के एग्रीमेंट को देख के, कि हमें ये भी पता चल सकता है कि यार के पता है उसने हो सकता है कि इन्वेंट्री जो है आप किस पे रखते हो, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे रखते हो। तो आप जाते हो वेयर हाउस में, उनको कहते हो कि यार मुझे ना एजिंग रिपोर्ट दे दें। एजिंग रिपोर्ट में आप देखते हो कि इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इन्वेंट्री जो है बड़ी, एक इन्वेंट्री कुछ इन्वेंट्री बड़ी देर से पड़ी हुई है, इसका मतलब कि वो नहीं बिक रही, तो उसके ऊपर जो है आप NRV लॉस अपना रिकग्नाइज करो। तो हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उसको कॉस्ट के ऊपर ही रखा हो, ठीक है, लेकिन किस पे रखते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। तो इस तरह जो है आपका जो है आपने देखना है कि प्रॉफिट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अगर NRV लॉस नहीं रिकग्नाइज करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज नज़र आएगा, तो उसका जो है बोनस का वो क्राइटेरिया मीट हो सकता है। तो पता चल गया हमें कि यार रिस्क असेसमेंट कैसे करें। तो हायर हायर ठीक है, फैक्टर क्या होगा, इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा, ये आपका जो है पास पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रेवेन्यू आपको दिया हुआ था और बोला हुआ था उसकी अमाउंट इतनी है, तो बताएं ये की ऑर्डर मैटर में आएगा कि नहीं। तो ऐसे नहीं हमने लिख देना एकदम यस की ऑर्डर मैटर, रेवेन्यू जो है आपको, हाँ रेवेन्यू की ऑर्डर मैटर, ऐसे नहीं। आपने पहले प्रॉपर इंक्लूजन क्राइटेरिया बताना है कि यार कि एरियाज विद हायर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एज आइडेंटिफाइड अंडर 315 मस्ट भी इंक्लूड इन की ऑडिट मैटर। उसके बाद आपने बताना है वो वाला एरिया जिधर सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लगती है, अकाउंटिंग जिस तरह अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह हो गए जिधर हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है, एरियाज इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स सच एज कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विथ हायर अनसर्टेनिटी। आपने ये दूसरा इंक्लूजन क्राइटेरिया बता दिया। आपने जब तीसरा इंक्लूजन क्राइटेरिया बताया कि जो सिग्निफिकेंट कोई ट्रांजैक्शन या जो है अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द पीरियड एट आर्म्स लेंथ नहीं हुई, आउट ऑफ रूटीन हुई है, फेवर वो किया है कि ये तो नहीं कि जो है रिलेटेड पार्टी जो है डायरेक्टर का कोई जानने वाला डायरेक्टर ने उसे फेवरेबल टर्म्स पे कोई जो है लोन वगैरह दे दिया या कोई डीलिंग्स किया उसके साथ, या नो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, तो ये हमने ये एरियाज देखना है, ये इंक्लूजन क्राइटेरिया आ गया। फिर आपने बताना है कि इफ़ रेवेन्यू
फिर आपने बताना है कि यार कि इफ़ रेवेन्यू फुलफिल्स द इंक्लूजन क्राइटेरिया देन इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन की ऑडिट मैटर सेक्शन। ये आपने बता दिया। आगे जाके देखते हैं और फैक्टर्स कौन सी हैं। और फैक्टर्स ये हैं कि यूज़र्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो मैटर, कंप्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी उसकी बतानी है, मटीरियलिटी देखनी है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट करके नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट देखनी है, फ्रॉड है कि एरर है, और ये जो है कि ऑडिटर का कितना फोकस लगा है, स्पेशलाइज स्किल्स तो नहीं रिक्वायर्ड थी, एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर्स कितने प्रोसीजर्स जो है उसने ऑडिटर ने परफॉर्म किए, एक्सटर्नल कंसल्टेशन जो है, कंट्रोल डेफिशिएंसीज जो हैं, ये हमने सारा देखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी, ये सारे जो है आपके मैटर्स हो गए। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, जिस तरह मैंने बताया कि सेपरेट सेक्शन ऑफ की ऑडिट मैटर आता है और ईच मैटर की एक जो है सब हेडिंग होती है। ये आगे जाके हम देखते हैं। इंट्रो जो है वो स्टेट करेगा कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है इन करंट पीरियड ऑडिट, ठीक है, और ये जो है हम इसे एड्रेस करें ओवरऑल ऑडिट की सेंस में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवरऑल ऑडिट और नो सेपरेट ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। आगे जाके मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप जो हो पहले बताओगे कि की ऑडिट मैटर क्या होता है इसको। ठीक है, की ऑडिट मैटर की ऑडिट मैटर बताओगे आप पहले डेफिनेशन क्या है उसकी, कि आर मैटर्स दैट इन आर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि आप ऑडिटर हो तो फिर इन आर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन आर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड। ये आपने बता दिया, फिर आपने बताना है कि ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल होल, ठीक है, सारे ऑडिट में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑडिट एड्रेस किए जा रहे हैं। दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल एंड इनफॉर्मिंग आर ओपिनियन देयर ऑन, एंड वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। फिर आपने जो है एक रेफरेंस देना है कि जो हमारा जो है बेसिस ऑफ ओपिनियन में जो हमने बताया है, ठीक है, एनी मैटर गिविंग राइस इज़ टू, जो भी क्वालिफाइड ओपिनियन या जो है एडवर्स ओपिनियन इज़ बाय नेचर की ऑडिट मैटर्स इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन वी हैव डिटरमिन्ड मैटर्स डिस्क्राइब बिलो टू बी की ऑडिट मैटर टू बी कम्युनिकेटेड इन आवर ऑडिट रिपोर्ट। वो वाला मैटर जो कि हमने बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन में बता दिया है, उसके अलावा वो हम दोबारा पूरा इधर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर तो रेपिटेशन आ जाएगी। वो हम जो है ओपिनियन देंगे और वो बेसिस ऑफ ओपिनियन में वो बताएंगे मैटर, और की ऑडिट मैटर में उसका सिर्फ रेफरेंस देना है आपने, उसका आपने रेफरेंस दिया की ऑडिट मैटर में, ठीक है। और फिर बाकी जो है आपने एक आपकी जो है सब हेडिंग आती है, पहले आपने बताना है कि ये मैटर हमने इंक्लूड क्यों किया, वाई दिस मैटर वॉज इंक्लूडेड। ये आपकी हेडिंग आ की ऑडिट मैटर की, ठीक है। रेफरेंस टू नोट देना है कि वो ये जो मसला बता रहे हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस नोट में लिखा हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस नोट में लिखा हुआ है, रेफर टू नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर आपने जो है एक सब हेडिंग आती है सेपरेट रेवेन्यू रिकग्निशन, और फिर हमने बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि जस्टिफाई करना है कि वाई दिस मैटर वॉज कंसिडर्ड की ऑडिट मैटर, रेवेन्यू वॉज कंसिडर्ड की ऑडिट मैटर ड्यू टू सिग्निफिकेंस एंड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम इनअप्रोप्रिएट रिकग्निशन। IFRS 15 का रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बाद आपने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो फिर हमने ये भी देखना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से पहले तो नहीं रिकॉर्ड कर दिया। तो पर्टिकुलरली अराउंड ईयर एंड कट ऑफ डेट, ठीक है, ज़्यादातर कट ऑफ डेट मतलब कि आपका जब जो है आपका जब साल बंद एंड हो जाता है तो एक डेट होती है ना, तो उससे बाद तो नहीं, आपने बाद की ट्रांजैक्शन तो नहीं इंक्लूड की हुई, तो ये भी देखना होता है। कंपनीज अप्लाइज जजमेंट इन डिटर्मिनिंग व्हेन कंट्रोल ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू कस्टमर्स, ठीक है सर। फिर हमने बताना है कि इसको हमने एड्रेस कैसे किया, कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स थे, हमने डिज़ाइन, ठीक है, इंक्लूडिंग टेस्टिंग डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स ओवर रेवेन्यू रिकग्निशन, रेलिवेंट कंट्रोल चेक किए। पूरा नहीं अब इधर बताने लग जाना, जो हमने बताया प्रोसीजर परफॉर्म की उसकी सिर्फ हेडिंग बता देनी है कि हमने जो है कंट्रोल चेक किया ओवर रेवेन्यू, हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाए, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के लिए, कंडक्टिंग कट ऑफ टेस्टिंग अराउंड ईयर एंड। अगर कोई आप जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो,
तो उसमें हम टेस्ट डेटा भी डाल के देखेंगे कि यार ये जो है कट ऑफ डेट रिकग्नाइज करता कि नहीं करता। एंड वेरीफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज इनवॉइसेस एंड डिलीवरी नोट्स। इनवॉइस आपने देखी, डिलीवरी नोट्स देखे, आपने देखा कि जो है अमाउंट बिल्कुल ठीक है कि नहीं। आपने बिल ये देखना है कि जो आप कह रहे हो कि इन्वेंट्री बेची है आपने, उसका परचेज़ ऑर्डर दिखाएं, परचेज़ ऑर्डर दिखाएं आप उसका। फिर इधर नीचे दूसरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ गया, वही रेफरेंस टू नोट आया, फिर बताना कि क्यों इन्वेंट्री वैल्यूएशन कंसिडर की ऑटोमेटेड ड्यू टू सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व इन डिटरमिनिंग एनआरवी एंड असेसिंग इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस। ऑब्सलीट होगी तो एनआरवी लॉस आ गया। हमारा ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? और ऑडिट प्रोसीजर जब हम एजिंग देखते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं उसका कि क्या है, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में। और ऑर्डर प्रोसीजर इंक्लूडिंग अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट देखते हैं, एग्जिस्टेंस देखते हैं, उसकी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट देखते हैं, एग्जिस्टेंस देखते हैं कि यार और ये भी देखते हैं कि ये तो नहीं कि जो है लिस्ट टू फ्लोर मूवमेंट भी करते हैं, फ्लोर टू लिस्ट मूवमेंट भी करते हैं, कि ये तो नहीं कि इन वेयर हाउस में तो पड़ी है और वो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट के थ्रू पड़ी हो। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट होता है कि कस्टमर आपसे, ठीक है, कह देता है कि हमने कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया, वो कहता है लेकिन अभी जो है आप चीज़ें अपने पास ही रखें, वो हमें पेमेंट भी कर देता है। तो हमने देखना है कि ये हमारी जो है जो वेयर हाउस में पड़ी हैं, ये हमारे रिकॉर्ड्स में भी हैं चीज़ें, और ये हमारी ही चीज़ें हैं किसी और की चीज़ें हैं। कैरिंग वैल्यू विद नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रिव्यूइंग इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट्स एंड असेसिंग पोस्ट ईयर एंड सेल्स ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, ये हम पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन मस्ट इंक्लूड रेफरेंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, जिस तरह हमने बताया रेफर टू नोट्स, वाई सिग्निफिकेंट रीजन फॉर सिलेक्शन एज स्कैम। रेवेन्यू में बताया कि सर सिग्निफिकेंट था क्योंकि रिस्क और मटीरियल मिसस्टेटमेंट था, और जजमेंटल, ज़्यादा जजमेंट लगा, ज़्यादा फोकस लगा इस एरिया पे, बहुत वास्ट एरिया था। प्रोसीजर्स परफॉर्म शॉर्ट ओवरव्यू देना, आउटकम ऑफ दिस प्रोसीजर्स और की ऑब्जर्वेशन। ठीक है सर, ये जो है हमारा की ऑडिट मैटर सेक्शन जो है हमारा, की ऑडिट मैटर सेक्शन ये था। हमारा की ऑडिट मैटर सेक्शन जो था यही था। हाँ, उसके बाद जो है ये डिफरेंट की ऑडिट मैटर सेक्शन आपको दिए हुए हैं कि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। रेफर टू नोट एक्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेलिवेंट नोट होगा। इम्पेयरमेंट असेसमेंट कंसिडर्ड की ऑडिट मैटर ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ वैल्यूएशन मॉडल्स एंड सिग्निफिकेंट assumptions रिगार्डिंग फ्यूचर कैश फ्लो एंड डिस्काउंट रेट्स। इंडिकेटर्स देखने होते हैं, ठीक है, कि IS 36 हमें 36 हाँ, IS 36 इम्पेयरमेंट से डील करता है। इंडिकेटर्स हमने फिर देखने होते हैं। Our audit procedures included evaluating management's impairment model, challenging key assumptions, comparing forecasts with historical problems, and involving valuation specialists where appropriate. Trade receivables की impairment IFRS 9 के अंडर आती है। Refer to note as assessment of expected credit loss was considered key audit matter due to estimation uncertainty and management judgment assessing recoverability. Our audit procedure including reviewing the aging analysis, testing subsequent collection, evaluating assumptions used in ECL model and assessing historical accuracy of estimates. तो ये सारा आप जो है ये देख लेना। Provisions और contingencies, fair value measurement, business combinations, कि आपने गुडविल की वैल्यू सही निकाली कि नहीं निकाली। जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल रहे होते हो, आपने देखना होता है कस्टमर लिस्ट वगैरह, ब्रांड, कंटिजेंट लायबिलिटी जो भी आपकी होती हैं, सेट ड्यूरिंग द ये सेटल हुई हैं या बाद में सेटल हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपने बताना होता है कि ऑटोमेटेड ड्यू टू रिस्क ऑफ नॉन डिस्क्लोजर
एंड ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग कंडक्टेड एट आर्म्स लेंथ। हो सकता है कि उसका आपने रिलेटेड पार्टी का प्रॉपर डिस्क्लोजर देना होता है, उसको बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करना होता है, फिर आपको जाके देखना होता है कि यार ये हमें जो है इससे फ़ायदा हो रहा है इस ट्रांजैक्शन से कि नहीं हो रहा। कोई रिलेटिव है आपका, कोई भी स्पाउस वगैरह है एक डायरेक्टर की, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आती है और वो एट ये देखना होता है कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं। तो फिर हम उसमें क्या करते हैं कि मिनट्स बोर्ड, ठीक है, मिनट्स ऑफ बोर्ड को रिव्यू करते हैं कि इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हुआ होगा ना बाकी डायरेक्टर्स के साथ। फिर रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जो है ट्रांजैक्शंस टेस्ट करते हैं और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स देखते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, हमारा की ऑडिट मैटर सेक्शन हो गया है। आई होप कि ये दिस इज़ क्लियर। टेक केयर। Recording stopped.